आज़ाद टीवी पर एक नया प्रोग्राम आया है, आवाज़े आज़ाद। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी तब्दीलियां कैसे आती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनकी शुरुआत अक्सर बहुत छोटी होती है। आज हम रायचूर के एक ऐसे ही छोटे से वाक़ये को समझेंगे जो ये दिखाता है कि जब आम शहरी मिलकर कोशिश करते हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कोई कम्युनिटी, कोई मोहल्ला या सोसाइटी अपनी किसी ज़रूरत को, एक ख्याल को हकीकत का रूप कैसे देती है? इसका तरीका क्या है? और जवाब, आप यकीन करें, अक्सर बहुत सादा होता है। ये सब कुछ सिर्फ एक मीटिंग, एक मुलाकात से शुरू होता है, और रायचूर की ये कहानी इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। तो आइए पहले इस कहानी के अहम किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है एक मुंतखब नुमाइंदे और दूसरी तरफ है कम्युनिटी का एक वफ्द। मुंतखब नुमाइंदे हैं डॉक्टर शिवराज पाटिल, जो रायचूर के एमएलए हैं, और कम्युनिटी की तरफ से है नवोदया एजुकेशन सोसाइटी यानी NES का वफद। ये बिल्कुल एक क्लासिक मिसाल है कि हुकूमत और शहरी कैसे आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। अच्छा, इस मुलाकात की अहमियत को समझने के लिए जानना जरूरी है कि एमएलए होता कौन है। एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये वो नुमाइंदा होता है जिसे किसी इलाके के लोग अपनी आवाज के तौर पर चुनते हैं ताकि वो उनके मसाइल को हल करे। और ये कोई ऐसी वैसी गैर रस्मी मुलाकात नहीं थी। NIS का वफ्द पूरी तरह से मुनज़्ज़म था, जिसमें सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी सब शामिल थे। इससे पता चलता है कि वो अपने मकसद को लेकर कितने संजीदा थे, और ये वाकई पूरी कम्युनिटी की आवाज़ थी। तो आखिर ये वफ्द MLA के पास गया क्यों था? उनकी दरख्वास्त क्या थी? आइए देखते हैं कि उनकी सोसाइटी को किस चीज़ की ज़रूरत थी। उनकी दरख्वास्त बहुत ही सीधी सादी और वाज़ेह थी। कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, हमने उनसे कहा कि हमारी सोसाइटी के लिए कुछ तरक्याती काम करें। बस एक बहुत ही साफ और बराह रास्त अपील। अच्छा, दरख्वास्त तो दे दी गई। अब देखते हैं कि इस अपील पर सरकारी जवाब क्या आया। सिर्फ बात ही नहीं हुई, बल्कि MLA शिवराज पाटिल ने खुद NES का दौरा किया। मतलब वो खुद मौका पर पहुंचे। वहां उन्होंने मसाइल को अपनी आंखों से देखा और स्कूल की इमारत और दीगर कामों को तरक्की देने की यकीन दहानी कराई। ये एक ज़बानी वादे से कहीं बढ़कर एक अमली कदम था। तो अगर हम इस पूरे अमल को देखें तो ये 4 बहुत वाज़ेह कदमों में हुआ। पहला, वफ़द ने मुलाकात की। दूसरा, उन्होंने अपनी दरख्वास्त पेश की। तीसरा, नुमाइंदे ने खुद जगह का दौरा किया। और चौथा, तरक्की की एक ठोस यकीन दहानी कराई गई। ये शहरी शमूलियत का एक बेहतरीन नमूना है ना? अब रायचूर का ये वाक़या सिर्फ एक मकामी खबर नहीं है। इसमें अगर हम गौर करें तो जमहूरियत और कम्युनिटी की ताकत के बारे में एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। तो इस कहानी से हमें क्या बड़ा सबक मिलता है? ये दिखाता है कि मकामी सतह पर शमूलियत कितनी ताकतवर चीज़ है। ये आम शहरियों को सीधा उनके नुमाइंदों से जोड़ती है, कम्युनिटी की छोटी छोटी ज़रूरियात पर सरकारी तवज्जो दिलाती है और मुंतखब लोगों को जवाबदेह बनाती है। और सबसे अहम बात ये साबित करती है कि जब लोग मुनज़्ज़म होकर काम करें तो वो वाकई तब्दीली ला सकते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। रायचूर की इस मिसाल को सामने रखते हुए ज़रा सोचें, हमारे अपने महल्लों में, हमारी अपनी कम्युनिटीज़ में ऐसे कौन से मसाइल हैं जिन्हें हल करने के लिए बस इसी तरह की एक मुनज़्ज़म मुलाकात की ज़रूरत है? ये कुल 9 अहम लोगों पर मुश्तमिल है। हर एक का अपना खास किरदार है, सदर से लेकर एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान तक। आइए जरा इस पूरे ढांचे को समझते हैं। तो जैसा कि किसी भी तंजीम में होता है, शुरुआत हमेशा ऊपर से होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सदर और नायब सदर की, जो इस पूरी टीम की रहनुमाई कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर है सदर मोहम्मद अली सैफुद्दीन। तंजीम का विजन और स्ट्रेटेजिक सिमत तय करने की सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर है। और फिर सदर का साथ देने के लिए हैं नायब सदर हसन मोहसिन साहब। वो ना सिर्फ अहम फैसलों में उनकी मदद करते हैं, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में जिम्मेदारियां भी संभालते हैं। अच्छा, टॉप लीडरशिप के बाद अब आते हैं इन 2 अहम अहदों पर, जो तंजीम के रोज़मर्रा के कामों के लिए समझे कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, सेक्रेटरी और खजांची। तो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अशफाक अहमद साहब। तंजीम के सारे रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेशन, मतलब रोज़मर्रा के जो इंतज़ामी काम है, वो सब यही देखते हैं। और जब बात आती है पैसों की, यानी माली मामलात की, तो वो जिम्मेदारी है मोहम्मद फ़ैरोज़ साहब की।
बतौर खजांची वो बजट और तंजीम के माली इस्तेहकाम को यकीनी बनाते हैं। लेकिन देखिए, लीडरशिप सिर्फ उन चंद ओहदों का नाम नहीं है। इनके साथ एक पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है जिसमें 5 लोग शामिल हैं जो मिलकर फैसले करते हैं। तो इस एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन कौन है? इसमें शामिल हैं इरशाद हुसैन, जी अब्दुल कलीम, मोहम्मद अदनान चौधरी, सैयद जिलानी और मोहम्मद इलियास। ये पांचों मिलकर तंजीम के अहम फैसलों में अपना हिस्सा डालते हैं और एक इज्तिमाई सोच को सामने लाते हैं। तो ठीक है, हमने एक एक करके सबके किरदारों को तो समझ लिया। अब जरा उन सबको एक साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर वाजे हो जाए कि NER RCR की मुकम्मल लीडरशिप टीम कैसी दिखती है। लीजिए, ये है वो मुकम्मल टीम। नंबर 1 पर सदर से लेकर आखिर में एग्जीक्यूटिव बॉडी के अराकीन तक। यही वो 9 अफराद हैं जो मिलकर NESRCR की क़यादत कर रहे हैं और तंजीम को आगे ले जाने के जिम्मेदार हैं। आज न्यू एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से चलाए हुए स्कूल, कॉलेज और इंग्लिश मीडियम स्कूल भी यहाँ शुरू कर रहे हैं। उसके डेवलपमेंट के वजह से आज कल सदर साहब, सोसाइटी के सेक्रेटरी और मेंबर्स सभी लोग ने इसके डेवलपमेंट में आपका हाथ जुड़ाने का ज़रूरत से आप लोग सोसाइटी को आना बोल के मेरे को इन्विटेशन दिए थे। इसी मतलब से आज मैंने न्यू एजुकेशन सोसाइटी का कैंपस विज़िट करने का मैंने प्रोग्राम बना के अभी आया हूँ। ये शायद ही रायचूर डिस्ट्रिक्ट का एक ही कम्युनिटी का है, खुद का ओन का रहेगा, लेकिन कम्युनिटी से चलाने का ये एक ही एजुकेशन सोसाइटी है और बहुत पुराना भी है। शायद 65 ईयर्स से ये न्यू एजुकेशन सोसाइटी उद्घाटन होके यहाँ तक पहुंचा। शायद ये लास्ट 5 साल में ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, उससे पहले कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये जो स्कूल कॉलेजेस चला रहे ये लोग, शायद ही कर्नाटका में किसी भी एक ही कम्युनिटी के लोगों के लिए ये इतना सेंटर जगह पे कहीं भी नहीं है। और ये 90%, 99% बहुत गरीब लोगों की मदद मिलती है। इनका फीस स्ट्रक्चर और इनका जो ट्यूशन फीस वो सब वगैरह चार्जेस रहते हैं, शायद ही कर्नाटका में बहुत मिनिमम चार्जेस। तो सरकार का धर्म भी है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव होने के वजह से हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो कम्युनिटी होते सियासत करेंगे, इलेक्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलता ना मिलता वो अलग बात है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के मौके पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। ये न्यू एजुकेशन सोसाइटी का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अभी कम्युनिटी में एजुकेशन लेवल है बहुत कम है। इनका बच्चों को और एजुकेशन का लेवल बढ़ाना बोले तो शायद ही रायचूर में ये न्यू एजुकेशन सोसाइटी का स्कूल डेवलप हो गए तो 100% ये लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ता, स्टैंडर्ड भी बढ़ता। तो उस मौके पे मेरा सभी रिप्रेजेंटेटिव से विनती है, हम सब कौन सा भी पार्टी से रहते, सब लोग हाथ मिला के ये न्यू एजुकेशन सोसाइटी को डेवलप करने का हमारा मैं रायचूर का MLA होते हुए मैं सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को, कौन सा कांग्रेस पे रहते, JDS पे रहते, सभी का इनके हाथ से एक काम होता, उनको मैं मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के पास लेके जाके न्यू एजुकेशन सोसाइटी को ग्रांट दिलवा के
इसको डेवलपमेंट करवाने का 100% सर इससे 100% करना हमारा एस्टिमेट है। अभी जो पुराना बिल्डिंग लास्ट 85 में शुरू हो गया था, वो जो प्राइमरी स्कूल्स कंप्यूटर साइंस का क्लासरूम चला रहे, वो बहुत पुराना है। तो वहाँ नया ब्लॉक बनाने के लिए, उसका एस्टिमेट बनाने के लिए है। मेरा थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग नॉलेज भी है मेरे को, क्योंकि हमारा घर में सभी इंजीनियर लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट लोग हैं। तो मेरा हिसाब से 5 करोड़ तो मिनिमम ये डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए, क्योंकि एक बार एक बच्चा या बच्ची ये स्कूल में ज्वाइन हो गए तो शायद ही डिग्री खत्म करके बाहर आने का कॉलेज बहुत कम कॉलेज है, उसमें ये न्यू एजुकेशन सोसाइटी के तरफ से एक है। तो हमारा धर्म होता है, मैं सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को मैं विनती करता हूँ, सब लोग साथ में मिलके ये सोसाइटी को डेवलप करने का हाथ जुड़ाए तो 100% सोसाइटी को बहुत कामयाब मिलने का चांसेस है आगे। तो मैं सभी सोसाइटी के सदस्य साहब से, सेक्रेटरी साहब से, मेंबर से आग्रह करूँगा कि अपॉइंटमेंट लेते आगे के दिन आप सब लोग आके इसके लिए डेवलपमेंट के लिए सरकार से क्या हमारे को मदद मिल सकता है और उसका लाने का सभी तरीके से आपका और हमारा कोशिश साथ में रहेंगे और सभी रिप्रेजेंटेटिव्स का साथ दिलाने का वादा मैं करता हूँ। सर इससे